दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। और आज हम आपको अकबर बीरबल की मजेदार कहानी सुनाने वाले हैं। ध्यान से सुने और आखिरी तक सुने। एक एक बार एक शेर पिंजरे में फंस गया। उसने निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। तभी उसे बगल के रास्ते से गुजरता हुआ एक आदमी दिखा। शेर ने उससे सहायता मांगी और वादा किया कि वह बाहर निकलने पर उसे नहीं खाएगा। शेर की बात पर विश्वास कर उस आदमी ने पिंजरा खोल दिया। शेर बाहर आ गया, लेकिन बाहर आते ही वह अपना वादा भूल गया। अब वह उस आदमी को खाना चाहता था। वह आदमी घबरा गया और अपनी जान बचाने का तरीका सोचने लगा। उसने सुझाव रखा कि वे अपने मामले को सुलझाने के लिए किसी की सहायता लेते हैं। वहीं से निकल रहे एक सियार से उन दोनों ने फैसला करने का अनुरोध किया। सियार बहुत चतुर था। उसने कहा कि जो हुआ वह सब उसके सामने फिर से करके दिखाओ। शेर फिर से पिंजरे में घुस गया और सियार के कहे अनुसार उस आदमी ने जल्दी से पिंजरा बंद कर दिया और उस पर ताला लगा दिया। इसके बाद वह आदमी और वह सियार दोनों वहां से भाग निकले और कृतघ्न शेर फिर से पिंजरे में बंद रह गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। एक दिन दरबार में बादशाह जब पधारे तो देखा कि बीरबल नहीं है। बीरबल के न रहने से कामकाज बिल्कुल बंद हो जाता था। आज दरबार में आने के लिए उन्हें ज्यादा ही देर हो गई थी। बादशाह ने अपने सेवक को बीरबल के पास भेजा। बादशाह का संदेश सुनकर बीरबल ने उस सेवक से कह दिया कि चलो मैं आता। सेवक को आए जब आधा घंटा बीत गया तो बादशाह का बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें बीरबल की प्रतीक्षा असहनीय हो उठी। उन्होंने दूसरे सेवक को भेजा। इस सेवक को भी बीरबल ने वापस कर दिया। सेवक ने आकर कहा, जहां पनाह, वे कह रहे हैं चलो मैं आता हूं। बादशाह को सुनकर ढाढ़स बंधा। एक घंटा फिर बीत चला, किंतु बीरबल का कहीं पता नहीं था। बादशाह झुंझला उठे। अब बीरबल के विरोधियों को अवसर मिल गया। उन्होंने बीरबल की निंदा करके बादशाह के गुस्से को और भी भड़का दिया। इस बार उन्होंने हथियारबंद 2 सिपाही भेजे और हुक्म दिया कि बीरबल को पकड़कर ले आओ। बादशाह का हुक्म मानकर सिपाही वहां गए, किंतु बीरबल को पकड़कर ले चलना हंसी खेल न था। सब सिपाही भय से कांप रहे थे। डरते डरते एक सिपाही ने बादशाह का संदेश सुनाया। यह सुनते ही बीरबल समझ गए कि देर करना उचित नहीं है। वे शीघ्र कपड़े आदि बदलकर उन्हीं सिपाहियों के साथ दरबार के लिए चल दिए। दरबार में पहुंचकर बादशाह को अदब से प्रणाम करके बीरबल अपने स्थान पर बैठ गए। बादशाह ने बीरबल से हुक्मउदूली का कारण पूछा। बीरबल बोले, आलीजाह, मेरा छोटा लड़का रो रहा था। मैं उसे बहलावा देकर चुप करवाना चाहता था। अभी तक वह शांत न हो सका। यह सुनकर बादशाह बोले, यह तुम्हारी कोरी बनावटी बात है। लड़क को बहलावा देने के बहाने तुम मुझको बहलाते हो। अच्छा बताओ, ऐसी कौन सी बात थी जिसे लड़का नहीं मानता था? जो वह चाहता था उसे दे देते तो लड़का नहीं रोता। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। यह अच्छा नहीं हुआ। यदि सचमुच तुम लड़के का रोना प्रमाणित नहीं करोगे तो तुम्हें निश्चित ही सजा दी जाएगी। बीरबल बोले, जहां पनाह, मैंने लड़के को शांत करने का बहुत प्रयत्न किया किंतु असफल रहा। बादशाह के पूछने पर बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह सुनिए, मैं शुरू से अंत तक सब बातें बतलाता हूं। लड़का रो रहा था। मैंने उससे पूछा, बेटा क्या लेगा? क्यों रो रहा है? पहले तो उसने मेरी बातों को सुनियन सुनी कर दिया। जब मैं लगातार पूछता ही रहा तो वह बोला, गन्ना लूंगा। मैं उसे लेकर बाजार गया। मैंने उससे कहा, जो चाहे ले लो, किंतु उसे संतोष न हुआ और बोला, तुम ही अच्छे गन्ने निकाल दो।
मैंने वैसा ही किया, किंतु उसे तो रोने को धुन सवार थी। वह फिर रोने लगा। पूछने पर ज्ञात हुआ कि छिलवाकर गंडेरिया बनवाकर खाना चाहता है। मैंने पुनः वैसा ही किया। गंडेरिया चूसते चूसते जब पेट भर गया तो उसने चूसने से इनकार कर दिया। मैंने अन्यत्र बहलाने का बहुतेरा उपाय किया, किंतु असफल रहा। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने फिर रोना शुरू कर दिया। मैंने रोने का कारण पूछा। उसने कहा, चूसी हुई गंडेरियों के छिलके को जोड़कर पहले जैसा ही गन्ने का बंडल तैयार करो। मैंने बहुत समझाया बुझाया पर सब बेकार था। लाचार होकर मैंने मजबूरी प्रकट की। तब वह बोला कि जब तक इन्हें वैसा नहीं बना दोगे तब तक मैं रोना नहीं छोड़ूंगा। अब आप ही बताइए कि मैं उसे कैसे बहला दूं। बादशाह घटना सुनकर बड़े चकित हुए। वह बीरबल से बोले, सच है, बच्चों को खुश करना बड़ा ही कठिन है। बादशाह का गुस्सा शांत हो गया और वे बीरबल के सत्य भाषण से बहुत खुश हुए। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। एक बार बादशाह अकबर और बीरबल नाव में सवार होकर नदी की सैर को निकले। वे आपस में मनोविनोद पूर्वक वार्ता भी कर रहे थे। इसी बीच बादशाह को बीरबल से ठिठोली करने की सूझी। उन्होंने अपने गले में पहनी फूलों की माला उतारकर नदी में फेंक दी और बीरबल से कहा, माला दो। बीरबल ने भी समझ लिया कि बादशाह ने मजाक करने के लिए यह बात कही है। वह उनकी द्व्यर्थी बात समझकर बोले, बहन दो। बादशाह ये सुनकर नाखुश होकर बोले, तुम मेरी बहन मांगते हो? बीरबल ने विनम्र स्वर में कहा, जहांपना, आपने मां लाने की बात कही, मगर मैं तो नहीं चिढ़ा। मैंने मां नहीं, माला देने की बात कही थी। बादशाह अकबर ने बीरबल को शब्दजाल में फंसाना चाहा, लेकिन बीरबल के सामने उनकी बात कहाँ चलने वाली थी। बीरबल ने कहा, मैंने भी कब बहन की बात कही, मैंने तो कहा बहन दो, अर्थात माला को बह जाने दो। इसमें रुष्ट होने वाली बात कौन सी है? बादशाह बीरबल की नोकझोंक पर मुस्कुराकर रह गए। शिक्षा, द्व्यर्थी शब्द कभी कभी व्यक्ति के लिए मुसीबत बन जाते हैं, इसलिए व्यक्ति को कभी ऐसा फूहड़ हास्य नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे को बुरा लगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। बादशाह अकबर का दरबार अजीबोगरीब प्रश्नोत्तर के संवादों के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन बादशाह अकबर ने कागज पर पेंसिल से लेकर लंबी लकीर खींची और बीरबल को अपने पास बुलाकर कहा, बीरबल, यह लकीर न तो हटाई जाए और न ही मिटाई जाए, मगर छोटी हो जाए। बीरबल ने उसी वक्त लकीर के नीचे एक दूसरी बड़ी लकीर पेंसिल से खींच दी और कहा, अब देखिए जहांपनाह, आपकी लकीर इससे छोटी हो गई। बादशाह अकबर यह देखकर काफी खुश हुए और मन ही मन बीरबल की अक्ल की दाद देने लगे। वह कोशिश करते थे कि किसी प्रकार बीरबल को शिकस्त दें, किंतु बीरबल बीरबल थे। बादशाह अकबर का दरबार अजीबोगरीब प्रश्नोत्तर के संवादों के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन बादशाह अकबर ने कागज पर पेंसिल से लेकर लंबी लकीर खींची और बीरबल को अपने पास बुलाकर कहा, बीरबल, यह लकीर न तो हटाई जाए और न ही मिटाई जाए, मगर छोटी हो जाए। बीरबल ने उसी वक्त लकीर के नीचे एक दूसरी बड़ी लकीर पेंसिल से खींच दी और कहा, अब देखिए जहांपनाह, आपकी लकीर इससे छोटी हो गई। बादशाह अकबर यह देखकर काफी खुश हुए और मन ही मन बीरबल की अक्ल की दाद देने लगे। वह कोशिश करते थे कि किसी प्रकार बीरबल को शिकस्त दें, किंतु बीरबल बीरबल थे। बादशाह अकबर का दरबार अजीबोगरीब प्रश्नोत्तर के संवादों के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन बादशाह अकबर ने कागज पर पेंसिल से लेकर लंबी लकीर खींची और बीरबल को अपने पास बुलाकर कहा, बीरबल, यह लकीर न तो हटाई जाए और न ही मिटाई जाए, मगर छोटी हो जाए। बीरबल ने उसी वक्त लकीर के नीचे एक दूसरी बड़ी लकीर पेंसिल से खींच दी और कहा, अब देखिए जहांपनाह, आपकी लकीर इससे छोटी हो गई।
बादशाह अकबर यह देखकर काफी खुश हुए और मन ही मन बीरबल की अक्ल की दाद देने लगे। वह कोशिश करते थे कि किसी प्रकार बीरबल को शिकस्त दें, किंतु बीरबल बीरबल थे। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। 4 अकबर बादशाह घोड़ों के बहुत शौकीन थे। उनके पास तरह तरह के और रंगरंग के घोड़े थे। उनमें से एक घोड़ा उन्हें बहुत प्रिय था। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा कि तुम इस घोड़े का एक हूबहू चित्र बनवा दो। बीरबल ने एक कुशल चित्रकार को बुलवाया। उसे अकबर का घोड़ा दिखाकर बीरबल ने कहा, तुम इस घोड़े का एक एक हूबहू चित्र तैयार कर दो, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। चित्रकार ने रात दिन महान करके घोड़े का एक हूबहू चित्र तैयार किया। बीरबल ने बादशाह को वह चित्र दिखाया। चित्र वास्तव में बहुत सुंदर था। फिर भी बादशाह ने उसमें तरह तरह की भूलें खोज निकली। चित्रकार ने बादशाह की बात सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ। बीरबल समझ गए कि बादशाह उसे पुरस्कार देना नहीं चाहते, इसलिए ऐसे चालाकी कर रहे हैं। उन्होंने बादशाह से कहा, जहांपनाह, मैं और आप इस चित्र के बारे में ठीक तरह समझ नहीं पाएंगे। कृपया आप अपने प्रिय घोड़े को यहाँ मंगवाइए। वही अपने चित्र को अच्छी तरह पहचान सकेगा। अकबर ने अपने प्रिय घोड़े को मंगवाया। घोड़े ने जब अपना चित्र देखा तो फौरन हिनहिनाने लगा। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह घोड़ा क्यों हिनहिना रहा है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, आपका यह प्रिय घोड़ा कलापारखी है। यह अपने हूबहू चित्र को देखकर हिनहिना रहा है। इससे पता चलता है कि चित्रकार ने अपना काम बहुत होशियारी से किया है। अकबर बादशाह तुरंत बीरबल ला इशारा समझ गए। उन्होंने चित्रकार को 1000 मुहरें देने का हुक्म दिया। चित्रकार ने बीरबल को धन्यवाद दिया और प्रसन्नता के साथ वहां से चला गया। 5 मिस्र के राजा ने बीरबल की बुद्धिमानी के बारे में बहुत सुना था और उसकी परीक्षा लेना चाहता था। उन्होंने बादशाह अकबर को उन्हें दरबार में भेजने के लिए कहा। जब बीरबल मिस्र पहुंचे तो मुख्यमंत्री ने कहा, राजा तुमसे कल सुबह मिलेंगे। अगली सुबह बीरबल दरबार में पहुंचे और देखा 5 एक जैसे राजा राजसी पोशाक गहने पहने सिंहासन पर अलग अलग बैठे थे। बीरबल एक पल को तो बौखला गए। उन्होंने कुछ देर तक सबको ध्यान से देखा और फिर एक राजा के सामने जाकर बोले, बादशाह, आपकी उम्र लंबी हो। तुमने कैसे जाना कि मैं असली राजा हूं? बीरबल बोला, जहांपनाह, बाकी सभी आपको देख रहे थे और आपकी नकल करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि आप शांत और बेफिक्र होकर बैठे थे। तब मैंने अंदाजा लगाया कि आप ही असली राजा हैं। राजा ने बीरबल की प्रशंसा की और उसे उपहार दिए। शिक्षा, किसी की नकल कर वैसा बनना या कुछ बनाने की कोशिश करना असली वस्तु या व्यक्ति जितने स्तर तक नहीं पहुंच सकता। 6 घी के 2 व्यापारियों की दुकानें एक दूसरे के बराबर में थीं। एक दिन उनमें से एक ने दूसरे से 500 स्वर्ण मोहरें उधार लेने की सोची और अपना कर्ज बिना किसी परेशानी के चुकाने को कहा। लेकिन जब कर्ज वापस करने का समय आया तो उसने ऐसा करने से मना कर दिया। उसने यह भी स्वीकार करने से मना कर दिया कि उसने उससे रुपए उधार लिए हैं। वह व्यापारी जिसने धन उधार दिया था वह न्याय के लिए बादशाह के पास गया। बीरबल को हमेशा की तरह न्याय करने को कहा। बीरबल ने दोनों को बुलवाया और दोनों की कहानी सुनी। बीरबल ने दोनों से 10 दिन का समय मांगा और दोनों व्यापारियों को घर भेज दिया। समस्या पर गहन विचार के बाद बीरबल ने तेल के 10 टिन मंगवाए। हर टिन में 10 किलो तेल था और उनमें से 2 में बीरबल ने सोने के सिक्के डाल दिए। तब उसने 10 टिन अलग अलग 10 व्यापारियों को दिए और उनकी कीमत पता करने को कहा। उन्हें वे टिन घर ले जाने और 3 दिन बाद वापस आने को कहा।
बीरबल ने सोने के सिक्के वाले दोनों बर्तन घी व्यापारियों को दे दिए। वह व्यापारी जिसने धन उधार दिया था वह ईमानदार था और उसने सोने का सिक्का लौटा दिया। लेकिन उसके बेईमान पड़ोसी को सिक्का मिला तो उसने उसे अपने बेटे को दे दिया। निश्चित दिन पर सभी 10 व्यापारी तेल लेकर बीरबल के पास आए और उन्हें मूल्य के बारे में बताया। बीरबल ने उस व्यापारी के टिन को ध्यान से देखा जो अपना कर्ज नहीं चुकाना चाहता था और यह भी देखा कि सिक्का गायब होने के साथ उसमें से कुछ तेल भी कम था। जब बीरबल ने इस बारे में पूछा तो व्यापारी ने जवाब दिया कि जब मैंने इसे परखने के लिए गर्म किया होगा यह तब कम हो गया होगा। बीरबल बोले, अच्छा यह बात है, चलो मैं देखता हूँ। मैं अभी वापस आता हूँ। ऐसा कहकर वह अंदर गया और अपने एक नौकर को उस व्यापारी के घर जाकर उसके पुत्र से सिक्का लाने को कहा। बहुत जल्द वह लड़का सोने के सिक्के के साथ दरबार में आ गया और तुरंत उससे बीरबल ने पूछा, क्या तुम वे 5 सिक्के लेकर आए हो जो तुम्हारे पिता को तेल में मिले थे? तभी उत्तर आया, मालिक, तेल में केवल 1 सिक्का था, 5 नहीं। बीरबल ने तब व्यापारी से कहा, जब तुम 1 सिक्के के लिए बेईमानी कर सकते हो जो मैंने तेल के डिब्बे में डाला था वह इसके साथ तुमने उसमें से कुछ तेल भी निकाल लिया और गर्म करने के कारण तेल कम होने का बहाना बना दिया, तब तुम 500 सोने के सिक्कों के लिए सच क्यों बोलोगे जो तुमने पड़ोसी से उधार लिए थे? अब तुम्हारे पास कहने को क्या है? अब व्यापारी को बचाव का कोई तरीका नजर नहीं आया तो उसने सभी तेल व्यापारियों के सामने अपनी गलती मान ली। इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा, सच कभी भी पर्दे के पीछे नहीं रह सकता। बेईमानी देर सवेर सामने आ ही जाती है। इज्जत एक बार जाने के बाद दोबारा पाना मुश्किल हो जाता है। 6 एक साधु था जो अपने इलाके में बेहद ईमानदार समझा जाता था। उसके किया कि तीर्थ यात्रा हो आऊं। यही सोचकर उसने घर का सारा कीमती सामान बेच दिया और नकदी में से कुछ अपने खर्चे के लिए रखकर उस पर लाख की सील लगा दी और साधु के पास जाकर बोली, महाराज जी, आप बड़े ही ईमानदार आदमी हैं। यही सोचकर मैं आपके पास आई हूं। दरअसल मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हूँ। आप मेरी ये थैली रख लें, इसमें 1000 मोहरें हैं। मैं यात्रा से वापस आकर अपनी अमानत ले लूंगी। साधु ने थैली रख ली। वह यात्रा पर चली गई। करीब 2 साल बाद वह वापस आई और साधु से अपनी थैली ले ली। घर आकर उसने थैली खोलकर देखा तो घबरा गई। थैली में मोहरों की जगह लोहे की टिकलियां भरी थीं। वह फौरन साधु के पास गई और सारी बात बताई। मगर साधु ने इस मामले में अनभिज्ञता जाहिर की और बोला, देखो बीबी, तुम्हारी थैली में क्या था क्या नहीं मुझे नहीं मालूम। मैंने तो तुम्हारी अमानत जस की तस रख दी थी और तुम्हारे वापस आने पर वैसे ही उठाकर तुम्हें दे दी। साधु की बात सुनकर विधवा घबरा गई और गिड़गिड़ाने वाले अंदाज में बोली, महाराज साहब, मैंने अपने हाथों से थैली में मोहरें रखी थी। मैं बहुत गरीब औरत हूं। वे मोहरें ही मेरी जमा पूंजी थीं। मेरा बुढ़ापे का सहारा थी। सारी नहीं तो कम से कम आधी ही दे दो। मैंने तो आपको ईमानदार समझकर अपनी धरोहर आपके पास रखी थी, मगर आप मुझ गरीब के साथ अन्याय कर रहे हैं। साधु ने कहा, ऐ बुढ़िया, फालतू बकवास मत कर और सीधी तरह से यहां से चलती बन वरना धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। बुढ़िया रोते हुए बीरबल के पास पहुंची और सारी बात बताई। बीरबल ने उसे आश्वासन देकर घर भेज दिया और थैली रख ली। दूसरे दिन ही बीरबल ने नगर के सभी रफूगरों को बुलाकर वह थैली दिखाई। एक रफूगर बोला, यह थैली तो साल भर पहले मैंने ही रफू की थी। कौन लाया था यह थैली तुम्हारे पास? बीरबल ने पूछा। रफूगर, एक साधु। बीरबल ने तुरंत सिपाही भेजकर साधु को बुलवाया।
साधु आया और रफूगर को देख सारा मामला समझ गया। अगले ही पल उसने जेब से सोने की मोहरें निकालकर बीरबल के कदमों में रख दी और क्षमा मांगने लगा। तुम क्षमा करने के काबिल नहीं हो साधु। तुम्हें तुम्हारे पद से भी हटाया जाता है। जो खुद बेईमान हो वह दूसरों का क्या मार्गदर्शन करेगा। बुढ़िया धन पाकर बेहद खुश हुई और बीरबल को दुआएं देने लगी। शिक्षा जितना हम सोचते हैं, लालच उससे अधिक फैला हुआ है। संदिग्ध व्यक्तियों पर आंख बंद करके भरोसा कर उनके हाथों की कठपुतली बनने से बचें। एक बार उनके जाल में फंसकर बाहर निकलना मुश्किल होता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 7 अकबर बादशाह का दरबार लगा हुआ था। दरबारी अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए थे। बीरबल का आसन अलग से दिखाई दे रहा था। तभी 2 सिपाही एक आदमी को लेकर हाजिर हुए। उनमें से एक ने बताया, जहांपना, इस आदमी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। अकबर ने पूछा, इस आदमी को किस काम पर लगाया था? जहांपना, यह अनाज के गोदाम में काम करता है। सिपाही बताया। बादशाह अकबर ने उसे हवालात में बंद करने का आदेश दिया और बीरबल से बोले, बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? क्या इंसान को उसका पद भ्रष्टाचारी बना देता है? बीरबल ने निवेदन किया, जहांपना, मैं ऐसा नहीं समझता। मेरा विचार है कि भ्रष्टाचारी इंसान चाहे किसी भी पद पर हो, वह रिश्वत लेने का रास्ता निकाल ही लेता है। तभी एक दरबारी ने खड़े होकर कहा, गुस्ताखी माफ हो जहांपना। मैं बीरबल की इस बात से सहमत नहीं हूं। ऐसे सैकड़ों काम हैं जहांपना, जिन्हें करते हुए रिश्वत लेना संभव नहीं है। बीरबल ने उस दरबारी से पूछा, पर एक आध नाम तो बताइए, वह कौन सा काम है? दरबारी बोला, जैसे जहांपनाह जिसे गिरफ्तार किया गया है, उसे यमुना के किनारे बैठकर लहरें गिनने का काम सौंप दीजिए। मेरा दावा है, इस काम को करते हुए वह एक दमड़ी की भी रिश्वत नहीं ले सकेगा। इस पर बीरबल ने कहा, जहांपना, कोई भ्रष्ट कर्मचारी सुधर जाए तो अच्छा ही है, किंतु मुझे नहीं लगता यह तरकीब कुछ काम करेगी। दरबारी ने जोर देते हुए कहा, जरूर काम करेगी, आजमाकर तो देखिए। बादशाह अकबर ने पूरी बात ध्यान से सुनी और उस कर्मचारी को नए काम पर लगा दिया। वह कर्मचारी सुबह से शाम तक यमुना के किनारे पर बैठा रहता और यमुना में उठने वाली लहरों की गिनती करता रहता। धीरे धीरे 1 सप्ताह बीत गया। एक दिन दरबारी ने बीरबल से पूछा, बीरबल, 7 दिन हो गए हैं, अब तक उस आदमी के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली। बीरबल ने धीरे से हाँ कहा और चुप हो गए। किंतु उन्हें विश्वास नहीं था कि वह आदमी सुधर गया होगा। उन्होंने बादशाह से निवेदन किया, जहांपना, क्यों न वहां चलकर खुद देखा जाए? अकबर ने कहा, हाँ बीरबल, कल सुबह हम वहां खुद जाएंगे। दूसरे दिन बीरबल और बादशाह अकबर ने व्यापारी का वेश बनाया। उन्होंने एक नाव ली और यमुना के किनारे पर चल दिए। वह कर्मचारी यमुना के किनारे बैठकर अपने रजिस्टर में कुछ लिख रहा था। तभी बीरबल की नाव किनारे के पास पहुंची। कर्मचारी वहीं से चिल्लाया, ऐ तुम लोग क्या कर रहे हो? व्यापारी बने हुए बीरबल ने कहा, भैया, हम अपनी नाव चला रहे हैं। आपको कोई परेशानी हुई क्या? वह आदमी वहीं से चिल्लाया, क्या तुम्हें पता नहीं है कि बादशाह सलामत ने मुझे यमुना की लहरों का हिसाब रखने के लिए नियुक्त किया है? तुमने मेरा सारा हिसाब गड़बड़ कर दिया, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बीरबल बोले, सचमुच हमसे भूल हो गई है, हम माफी मांगते हैं। कर्मचारी बोला, मैं ऐसे माफ नहीं कर सकता। हाँ, अगर तुम लोग 50 अशर्फिया दो तो माफ कर सकता हूं। यह तो बहुत ज्यादा है भैया, कुछ तो कम करो। बीरबल बोले,
नहीं, इससे कम पर समझौता नहीं हो सकता। कर्मचारी बोला। तभी व्यापारी के कपड़े में बादशाह अकबर वहां आ गए। उन्होंने वहीं से कहा, नहीं, हम 50 की जगह 100 देंगे, लेकिन अशर्फिया नहीं। 100 कोड़े। कर्मचारी ने ध्यान से व्यापारी की तरफ देखा। अब उसे अपनी भूल का पता चला। वह बादशाह के पैरों में गिर पड़ा और बोला, माफ करें जहांपना, मैं आपको पहचान न सका। बादशाह ने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम ठीक कहते थे बीरबल। कोई भी काम हो, भ्रष्ट अफसर उसमें पैसा ऐंठने का मौका निकाल ही लेते हैं। जी जहांपना, आप ठीक कहते हैं, बीरबल ने धीरे से कहा और चुप हो गए। साथ बादशाह अकबर की यह आदत थी कि वह अपने दरबारियों से तरह तरह के प्रश्न किया करते थे। एक दिन बादशाह ने दरबारियों से प्रश्न किया, अगर सबकी दाढ़ी में आग लग जाए, जिसमें मैं भी शामिल हूं, तो पहले आप किसकी दाढ़ी की आग बुझाएंगे? हुजूर की दाढ़ी की। सभी सभासद एक साथ बोल पड़े, मगर बीरबल ने कहा, हुजूर, सबसे पहले मैं अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा, फिर किसी और की दाढ़ी की ओर देखूंगा। बीरबल के उत्तर से बादशाह बहुत खुश हुए और बोले, मुझे खुश करने के उद्देश्य से आप सब लोग झूठ बोल रहे थे। सच बात तो यह है कि हर आदमी पहले अपने बारे में सोचता है। 8 एक बार अकबर बीरबल हमेशा की तरह टहलने जा रहे थे। रास्ते में एक तुलसी का पौधा दिखा तो मंत्री बीरबल ने झुककर प्रणाम किया। अकबर ने पूछा, कौन है ये? बीरबल, ये मेरी माता हैं। अकबर ने तुलसी के झाड़ को उखाड़कर फेंक दिया और बोला, कितनी माता हैं तुम लोगों की? बीरबल को उसका जवाब देने की एक तरकीब सूझी। आगे एक बिच्छू पत्ती खुजली वाला झाड़ मिला। बीरबल ने उसे दंडवत प्रणाम कर कहा, जय हो बाप मेरे। अकबर को गुस्सा आया और दोनों हाथों से झाड़ को उखाड़ने लगा। इतने में अकबर को भयंकर खुजली होने लगी तो अकबर बोला, बीरबल, ये क्या हो गया? बीरबल ने कहा, आपने मेरी मां को मारा, इसलिए ये गुस्सा हो गए। अकबर जहां भी हाथ लगाता खुजली होने लगती तथा बोला कि बीरबल, जल्दी ही कोई उपाय बताओ। बीरबल बोला, उपाय तो है, लेकिन वो भी हमारी मां है तथा उससे ही विनती करनी पड़ेगी। अकबर बोला, जल्दी करो। आगे गाय खड़ी थी। बीरबल ने कहा, गाय से विनती करो कि हे माता, दवाई दो। गाय ने गोबर कर दिया और अकबर के शरीर पर उसका लेप करने से फौरन खुजली से राहत मिल गई। अकबर बोला, बीरबल, अब क्या हम राजमहल में ऐसे ही जाएंगे? बीरबल ने कहा, नहीं बादशाह, हमारी एक और मां है। सामने ही गंगा बह रही थी। आप बोलिए, हर हर गंगे, जय गंगा मैया की, और कूद जाइए। नहाकर अपने आप को तरोताजा महसूस करते हुए अकबर ने बीरबल से कहा कि ये तुलसी माता, गौ माता, गंगा माता तो जगत माता हैं। इनको मानने वालों को ही हिंदू कहते हैं। 9 बीरबल बहुत चतुर, बुद्धिमान और हाजिर जवाब था। उसकी कीर्ति दूर देशों तक फैली हुई थी। ईरान के बादशाह ने जब उसके चातुर्य की तारीफ सुनी तो उसने राजा के पास संदेश भिजवाया कि आपके वजीर को कुछ दिन के लिए मेरे दरबार में भेजने की कृपा करें। राजा ने बहुत कीमती वस्त्र आभूषणों की भेंट के साथ बीरबल को ईरान के लिए रवाना किया। ईरान की सीमा पर बीरबल का भव्य स्वागत किया गया। दूसरे दिन जब बीरबल बादशाह के दरबार में पहुंचा तो बादशाह ने भी उसकी आवभगत की और राजा के द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद और कृतज्ञता प्रकट की। बीरबल ने ईरान के बादशाह को राजनीति के कई रहस्य समझाए। बादशाह उसकी हर राय से सहमत हुए। विदाई की बेला में बादशाह ने अपने सभी दरबारियों के बीच हिंदुस्तानी वजीर से एक सवाल किया कि आपके राजा और मेरे बीच आप कैसे तुलना करते हैं? वजीर ने कहा, हमारा राजा दूज के चांद की तरह हैं और आप पूनम के पूर्ण चंद्रमा से सुंदर सुशील हैं।
बीरबल के साथ आए राजा के दरबारियों को मौका मिल गया। वह आपस में इस बात को लेकर खुसर खुसर करने लगे कि बीरबल ने ईरान के बादशाह के स्वागत सरकार के आगे अपने राजा को नीचा दिखाया है। ईरान के बादशाह को तो पूनम का चांद बताया और अपने राजा को दूज का चांद। दूसरे दरबारी ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ तुम ठीक कहते हो, पूनम का चांद बहुत बड़ा और चमकीला होता है, जबकि दूज का चांद एक पतली सी रेखा की तरह है। वजीर ने अपने राजा को छोटा बताया, इसकी हमें शिकायत करनी चाहिए। तीसरे दरबारी ने कहा। जब बीरबल वापस अपने राजा के दरबार में लौटा तो राजा ने सारा हालचाल पूछा। बीरबल की बातें सुनकर राजा बोला, आपने हमारे दरबार की शोभा ईरान तक फैलाई, इसकी हमें बहुत खुशी है। साथ गए दरबारियों ने पूनम के चांद और दूज के चांद वाली बात राजा को बताई। राजा इस पर बहुत नाराज हुआ। दूसरे दिन बीरबल से उसने पूछा, आपने मेरी तुलना पूनम के चांद से क्यों नहीं की? वजीर को सारा माजरा समझ में आ गया। वह बोला, हुजूर, आप दूज के चांद की तरह हमेशा अपने पराक्रम, कीर्ति और साम्राज्य कोई दिन दूना रात चौगुना बढ़ा रहे हैं, इसलिए मैंने आपकी प्रशंसा की में दूज के चांद की उपाधि दी। ईरान के बादशाह को पूनम का चांद इसलिए कहा क्योंकि पूनम चंद हर रोज घटा जाता है, सिमटता जाता है। अमावस की रात तो वह बिल्कुल ही नहीं निकलता। आपको दूज का चांद बताकर मैंने अपने राजा की महानता का बखान किया है। दूज का चांद सबको प्रिय होता है, सभी उसके दर्शन करते हैं। पूनम का चांद तो एक दिन चमकता है और दूज का चांद पूरे पखवाड़े तक चमकता है। आप खुद फैसला करें कि दूज का चांद ज्येष्ठ है या पूनम का। राजा ने कहा, हाँ दूज का चांद। और अपने बीरबल की बात सुनकर राजा खुश हुआ। उसने चुगलखोरों की जमकर खबर ली। राजा ने उससे और इनाम देकर सम्मानित किया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब कर ले। 13 बादशाह अकबर ने एक बार देखा कि एक आदिवासी औरत ने जंगल बार बीच बीच एक बच्चे को जन्म दिया, वो भी बिना किसी मदद के, और फिर लकड़ी सिर पर रखकर घर को चली गई। इस बात से प्रभावित होकर उन्होंने आदेश दिया कि हरम में स्त्रियों को बच्चे पैदा करने के लिए कोई चिकित्सीय सहायता नहीं दी जाएगी। यह सुनकर शाही औरतें बीरबल के पास गईं। 2 सप्ताह बाद अकबर बाग में टहल रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके गुलाब के पौधे सूख गए हैं। उन्होंने माली को बुलवाया और उस पर चिल्लाने लगे। बीरबल बीच में आकर बोले, जंगल में पेड़ अपने आप फलते फूलते हैं, वहां पर उनकी देखरेख के लिए कोई नहीं होता, तो इन गुलाबों का ध्यान क्यों रखा जाए? अकबर समझ गए और अपना आदेश वापस ले लिया। शिक्षा, किसी की प्रतिभा को निखारने के लिए उचित वातावरण का मिलना जरूरी है। किसी एक की दवा हम दूसरे पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं। 14 एक बार बादशाह अकबर बीमार हो गए। उनकी बीमारी भी विचित्र थी। बहुत उपाय करने पर भी उन्हें नींद नहीं आती थी। वैद्य और हकीम भी उपचार करते करते थक गए थे। एक दिन चीन से एक हकीम आया। उसने बादशाह की जांच की और एक युक्ति बताई। उसने कहा, आप रोज रात को सोते समय एक लंबी कहानी सुना कीजिए, इससे आपको नींद आएगी और धीरे धीरे आपका रोग मिट जाएगा। अकबर ने कहा, रोज रोज मुझे कहानी कौन सुनाएगा? बीरबल ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, दरबारी तो हैं ही। रोज एक दरबारी आपके पास आएगा और कहानी सुनाएगा। एक दिन मैं भी कहानी सुनाने आऊंगा। बादशाह को बीरबल की योजना पसंद आई। फिर तो कहानी कहने के लिए प्रतिदिन एक एक दरबारी आने लगा, लेकिन यह युक्ति सफल नहीं हुई। दरबारी कहानी कहते कहते थक जाते, लेकिन बादशाह को नींद न आती। वह जागते रहते।
दरबारी भी कहानी कहते कहते थक जाते और अंत में वे स्वयं ऊँघने लगते। अंत में बीरबल की बारी आई। उसने अपनी कहानी इस प्रकार शुरू की। एक था जंगल। फिर बादशाह ने कहा, जंगल में एक झोंपड़ी थी। उसमें किसान अपने परिवार के साथ रहता था। फिर किसान खेती करता, फसल पैदा करता और खाने के लिए अनाज इकट्ठा करके रखता। फिर पक्षी उसकी झोंपड़ी में घुस जाते और एक एक दाना लेकर उड़ जाते। फिर बीरबल ने सोचा, इस फिर का कोई उपाय करना पड़ेगा। बीरबल ने कहा, किसान मिट्टी का एक बर्तन ले आया। उसने अनाज भरकर एक मोटे कपड़े से बर्तन का मुंह बंद कर दिया। फिर पक्षी झोपड़ी में जाते, परंतु उन्हें दाने न मिलते। फिर उस झोपड़ी में एक चूहा रहता था। एक चतुर चिड़िया ने उससे दोस्ती कर ली। फिर उसने चूहे से अनाज वाले बर्तन के मुंह पर बंधे हुए कपड़े को कुतरवा दिया। फिर एक के बाद एक पक्षी आते गए। इस प्रकार झोंपड़ी के आगे हजारों पक्षी इकट्ठे हो गए। उनमें से एक पक्षी झोंपड़ी में गया। उसने कोठरी में से दाना लिया, फिर वह उड़ गया, फुर्र। फिर दूसरा पक्षी आया, दाना लिया और उड़ गया, फुर्र। फिर तीसरा पक्षी आया, दाना लिया और उड़ गया, फुर्र। फिर चौथा पक्षी आया, दाना लिया और उड़ गया, फुर्र। फिर पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां पक्षी आया, दाना लिया और उड़ गया, फुर्र। बीरबल की फुर्र फुर्र से बादशाह पूरी तरह उब गए। उन्होंने कहा, अब कितने पक्षी उड़ने बाकी हैं? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अभी तो 9 ही उड़े हैं। एक एक करके हजारों पक्षियों को उड़ने में देर तो लगती है न? अकबर ने जम्हाई लेते हुए कहा, अब बाकी पक्षियों को तुम कल उड़ाना। आज तो मुझे नींद आ रही है। करवट बदलकर बादशाह ऊँघने लगे। बीरबल अपने घर चले गए। दूसरे दिन अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानी में मुझे बड़ा मजा आया, मुझे अच्छी नींद आई। बीरबल ने कहा, फिर? बादशाह बोले, फुर्र। दोनों हंस पड़े। शिक्षा, कुछ लोगों को जब तक दर्पण न दिखाया जाए तब तक उन्हें समझ नहीं आता कि वे क्या कर रहे हैं। आठ, किसी के व्यवहार के बारे में बहस करने या गलती ढूंढने से अच्छा है कि उनके व्यवहार की नकल आसानी से हल ढूंढ सकती है। 15, एक दिन बादशाह अकबर दरबार में उपस्थित हुए। सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने दरबारियों से कहा, आज एक व्यक्ति ने मेरी दाढ़ी खींची है। बताइए, मैं उसे क्या दंड दूं? बादशाह की बात सुनकर सारे दरबारी विचार करने लगे। कुछ देर बाद एक दरबारी ने कहा, जहां पनाह, जिसने ऐसा किया है उसका सर धड़ से उड़ा दिया जाए। एक और दरबारी ने कहा, कौन ऐसा दुष्ट है जिसने ऐसी हरकत की है? ऐसे व्यक्ति को तो हाथी के पैरों तले रौंद देना चाहिए। सभी दरबारी अपनी अपनी तरह से सजा सुझाने लगे। उन सबकी बातें सुनकर बादशाह ऊब गया। अंत में उसने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? इस विषय में तुम्हारी क्या सलाह है? दाढ़ी खींचने वाले को क्या सजा दी जानी चाहिए? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, मेरी राय है कि आप उसे प्यार से मिठाई खिलाइए। उसके अपराध की यही सजा है। बादशाह ने बीरबल के उत्तर को सुना और खुश होकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। अब ये बताओ कि मेरी दाढ़ी किसने खींची होगी? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, छोटे शहजादे के अलावा ऐसी हिम्मत कोई और नहीं कर सकता। उसने प्यार से ऐसा किया होगा, इसलिए सजा के रूप में मिठाई खिलानी चाहिए। बीरबल की बात सही थी। आज सुबह शहजादा बादशाह अकबर की गोद में था और उसने ही खेलते खेलते बादशाह की दाढ़ी खींची थी। चतुर बीरबल के उत्तर से बादशाह खुश हो गए और सारे दरबारी लज्जित हो गए।
दोस्तों, कहानी की सिलाई कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी नई मजेदार कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल RK वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।